दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों की हकीकत समझिए। शुक्रवार को एक एमबीए की भी बेटी अपने बीमार पिता को गोरखपुर में ले जा रही थी रेलवे हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए। उसकी गाड़ी से एक मोटरसाइकिल वाला भिड़ जाता है। लड़की उस युवक को अपनी गाड़ी में बैठाती कि चलो तुम्हारा इलाज करा देते हैं, माफ कीजिएगा। उसके बाद वहां ले जाके इलाज कराती है, तब तक लड़का फोन कर देता है। उसके दोस्त स्कॉर्पियो से आ जाते हैं और जैसे लड़की अस्पताल के बाहर पहुंचती है गाड़ी के पास, लोग उसको मारना शुरू करते, लड़की को। और पीआरवी की टीम भी पहुंच जाती है, पीएनवी मतलब 112 की टीम। वो लोग भी देखते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता नहीं है। उसकी गाड़ी भी तोड़ दी जाती है। शुक्रवार की घटना है। उसके बाद लड़की थाने पहुंचती है, किसी तरह से उसका मुकदमा दर्ज होता है। शनिवार को ये वीडियो वायरल हो जाता है कि लड़की को बुरी तरह से बैड टच किया गया, उसको मारा पीटा गया और पुलिस वीडियो बना रही थी और पुलिस रोक नहीं पाई। रविवार आते आते उसने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दे दिया। शनिवार से वीडियो वायरल है, रविवार को उसका दैनिक भास्कर पे उस लड़की का इंटरव्यू आ गया कि मेरे बाल पकड़ा गया, मुझे गलत तरीके से छुआ गया, पुलिस तमाशाबीन बनी रही, पुलिस ने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। तब तक समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे के नेतृत्व में उस बेटी के घर पहुंच जाते, उसका दुख दर्द सुनते हैं और ये खबर यूट्यूब चैनलों पर चलने लगती है और लखनऊ में बैठे आकाओं को तक पहुंच जाती है। और ये भी पता चलता है कि सोमवार के दिन समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद सनातन पांडे सांसद पहुंचने वाले हैं कहीं, और कुछ ब्राह्मणों को लेकर एक सम्मेलन है, कहीं वो बेटी आकर मंच पर कुछ न बोल दे। तो आनन फानन में कल रात में गोरखपुर के पुलिस कप्तान ने उस एरिया के थानेदार ठाकुर साहब को, चौकी इंचार्ज को, एक दरोगा को, 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। तिवारी जी, आपका क्या कहना है? पुलिस यहां तब जगती है जब सरकार को लगता है इससे हमारे किसी वोट बैंक पे फर्क पड़ सकता है। वोट बैंक ही नहीं, ये दरअसल ये जो पूरा प्रशासन है, और प्रशासन में भी समुदाय विशेष खास करके वो अपने आप को राजा समझ रहा है और उसको लगता है कि चाहे कुछ भी होगा सरकार तो हमारे साथ है, हम चाहे जो करें। और फल एक उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है दोहन दोहन दोहन। और उसमें जो सरकारी पक्ष जो उनके समझ में आता है, पार्टी है या पार्टी के अंदर भी जो उनको सरकारी पक्ष समझ में आता है, ये केवल उनकी बात सुनते हैं और उनके हितों की चिंता करते हैं। आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। और खास करके एक समुदाय विशेष के तो जैसे लोग पीछे पड़ गए हैं, उनको लगता है कि इसी समुदाय को हम टारगेट करके हम अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी हालत में तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग तो किसी वो जात धर्म की राजनीति करते नहीं है। जहां कहीं भी प्रताड़ना होगा, अपना जहां कहीं भी पीड़ित होते, जहां कहीं पीड़ा होता है, जहां कहीं ये शोषण दमन उत्पीड़न होता है, वहां हमारे साथी पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसे कि ऐसी बीभत्स घटना की जब जानकारी हुई तो लोग वहां पहुंचे। और ये हर नागरिक का, हर एक संवेदनशील नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय में। और खास करके महिला साथी के साथ इस तरीके का बदतमीजी अगर हो रही है और पुलिस प्रशासन के सामने हो रही है, तो अब इससे ज्यादा घृणित तो नहीं हो सकता कि जब जो लोग सुरक्षा संरक्षा प्रदान करने वाले हैं, अगर वही ऐसी चीजों पर उतर जाएंगे और ऐसा अनाचार करने लगेंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। तो और अंततः इतने दिनों के बाद खैर वो कार्रवाई शुरू हुई है, नहीं ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतने खाली कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनको कठोरतम दंड का प्राविधान करना होगा ताकि आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में ऐसे अपराधी तत्वों का भी हौसला पस्त हो और इनको संरक्षण देने वालों का भी हौसला पस्त हो। इसकी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए और उसके लिए ये स्वागत योग्य कदम है कि हमारा अगर अगर कोई हमारा जनप्रतिनिधि आता है, हालांकि वहां पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रतिनिधि हैं, उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, उनके क्षेत्र का मामला है। लेकिन अगर उनको नहीं मौका मिल पा रहा है और उन्हीं के सारे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उसका उत्पीड़न करने में, तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही दुखद प्रसंग है। और ऐसे में जो भी लोग वहां खड़े होते हैं उस बच्चे के साथ, पीड़िता के साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर दुबे जी भी जुड़ गए हैं। तमाम चैनलों में, दूरदर्शन में और तमाम बड़े चैनलों में, अखबारों में काम किया है और गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। तो गोरखपुर को भी समझते हैं, लखनऊ को भी समझते हैं। उमाशंकर जी, शुक्रवार को एक ब्राह्मण बेटी अपने पिता को लेके रेलवे हॉस्पिटल जा रही थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। उसकी कार से एक बाइक वाला टकरा जाता है, जबकि गलती लोग बता रहे हैं बाइक वाले की थी। लड़की बोली कि चलो बैठ जाओ भैया, हम तुमको चल के तुम्हारा इलाज करा देते हैं। अपने पिताजी को ले जा रही थी, वहां जाके उसने इलाज कराया। इसी बीच लड़के ने फोन कर दिया, स्कॉर्पियो से लड़के आते हैं और उस लड़की को पब्लिकली मारा गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि पुलिस वाले वहां खड़े रहे, तमाशा देखते रहे, वीडियो बनता रहा, उसके साथ गलत तरीके से उसको छुआ भी। ये घटना शुक्रवार की है। शनिवार को इसका वीडियो वायरल होता। उसके बाद कल उस लड़की ने हिम्मत करके दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच गए उनके यहाँ, और आज वहां पे सनातन पांडे पहुंचने वाले हैं। ब्राह्मणों का कोई सम्मेलन होने वाला है। तो आनन फानन पे कल रात को 12 बजे एक मीटिंग बुलाई गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने, और उस एरिया के थानेदार सिंह साहब को, चौकी इंचार्ज को तो ट्रांसफर किया है और 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। और ये बताया गया कि दबंग को रोकने के बजाय पुलिस वीडियो बनाती रही। तो आप गोरखपुर के हैं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं, हफ्ते में 3 दिन गोरखपुर रहते हैं, कैसे इतना टाइम कैसे लगता है एसएसपी को समझने में? इतनी बड़ी घटना होती और ये चीज, ठीक है नेशनल मीडिया पे तो आप मैनेज कर लेंगे, नहीं चलेगी खबर, लेकिन आजकल संभव नहीं है सोशल मीडिया पे। अब पुलिस ने कार्रवाई तो की लेकिन बहुत देर में की। आलोक जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही मूल हैं, और ये घटना 3 दिन बाद अगर कोई कार्रवाई हो रही है, सवाल यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, अब चूंकि गोरखपुर में कोई सामान्य व्यक्ति की पोस्टिंग, कोई सिपाही भी सामान्य नहीं रहता है, आप समझिए। तो कई बार क्या होता है कि हम सत्ता के नशे में, पावर के नशे में इतने चूर होते हैं कि हमको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की मौजूदगी में कोई मार पिटाई हो रही है, कोई महिला के साथ अभद्रता हो रही है। ये बहुत निंदनीय है और सरकार को इस पे कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है। अगर मुख्यमंत्री के जिले में इस तरह की लापरवाही है तो और जिलों में क्या होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, राजनीति की बात करें अगर, तो निश्चित तौर पर वो बच्ची जो है, जो भी महिला थी, उन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखाई। नहीं, बहुत से ऐसी घटनाएं आलोक जी होती हैं और लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि इन दबंगों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। वो भी जब बात उत्तर प्रदेश के, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में अगर मुख्यमंत्री का जिला है तो उसके बाद थाना पुलिस के खिलाफ एसएसपी तो बड़ी चीज है। आवाज उठाना सामान्य लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी लोगों का थोड़ा सा सहयोग है, जिसकी वजह से कुछ घटनाएं सार्वजनिक हो रही हैं और पुलिस मजबूरन, मैं मजबूरन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर उसको कार्रवाई करनी थी तो उसके सामने जब घटना हो रही थी तो वो घटना नहीं होती, और उसके सामने घटना हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 3 दिन बाद कार्रवाई, यानी जब सभी राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो गए, सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति है। इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेना चाहिए। और ट्रांसफर जो है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
जब तक कुछ दंडात्मक कार्रवाई नहीं, हम करें पुलिस वाले के सामने कोई घटना हो रही है तो छीन लीजिए वर्दी ना उसकी। अगर तुम वर्दी पहन करके और रक्षा करने के काबिल नहीं हो तो क्या जरूरत है तुमको वर्दी पहनने की। अब आप बताइए, मैं नाम पढ़ रहा हूं, इन लोगों की नौकरी छीनी जा सकती है। राकेश रोशन सिंह एसओ थे, लाइन बाजार, लाइन हाजिर कर दिए गए। अब राकेश रोशन सिंह लाइन हाजिर ना होंगे? आप सब समझते हैं उत्तर प्रदेश में नाम के आगे क्या लिखा है वही तो देख के और सुनिए, दुर्गेश नंदनी लाइन हाजिर हो गए। सस्पेंड किसके हो गए, किया गया है? सिपाही राजमंगल सिंह, सिपाही अविनाश यादव और दरोगा अभिषेक सिंह। तो छोटे कार्रवाइयों को हो जाना चाहिए था इस सरकार में। किसको? अविनाश यादव लिखा है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मतलब आप भी वही बात कर रहे हैं कि अविनाश यादव को बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ, और क्या, क्योंकि यादव लिखा है। यादव लिखा है भाई। यादव जी एक बात बताइए, ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ अगर जातिवादी ना हो तो भी ये लोग उनको जातिवादी बना देंगे। दूसरी चीज बताऊं आपको, 2 दशक की बात कर लीजिए। मैं अभी 2 दशक की उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से आई थी और आलोक जी उनकी सरकार को बर्बाद करने वाले इन्हीं के अफसर हैं। एनआरएचएम घोटाला, सीएमओ हत्याकांड, ये भ्रष्टाचार ने उनकी सरकार को खत्म किया था कि नहीं आलोक जी, याद करिए। बिल्कुल बिल्कुल खत्म किया था। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन विभागों के भ्रष्टाचार ने बाजा बजा दिया था, खत्म कर दिया। अगर हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार में आए, मायावती से प्रचंड बहुमत लेके आए। खाली 3 मुद्दा था, लैपटॉप, टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता। ठीक, बाकी कुछ नहीं। टैबलेट बांटे नहीं, लैपटॉप थोड़ा बहुत बांटे, बेरोजगारी भत्ता 1 साल पहले चुनाव के बंद कर दिए वित्तीय हानि दिखाते हुए, और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इसको देखते हुए बाबा जी की सरकार आई। हालांकि बाबा जी कहीं चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं थे, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ था 2017 में, जो बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनी, 5 साल सरकार चली। 5 साल बाद अगर हम चुनाव की बात करें तो ग्राफ गिरा। अब वर्तमान हालात में आलोक जी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, चाहे यूजीसी का मुद्दा देख लीजिए, एनकाउंटर्स जैसे हो रहे हैं उसको देख लीजिए, अभी राम मंदिर में चोरी का मुद्दा चढ़ावे को देख लीजिए, तो क्या अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, जातिवादी समीकरण देख लीजिए, तो यही होगा कि ये अफसर, सरकार बदलेगी, अफसर दूसरे खेमे में चले जाएंगे और पार्टियां विपक्ष में चली जाएंगी। जो हस्र मायावती के साथ हुआ, जो अखिलेश यादव के साथ हुआ, जो केंद्र में कांग्रेस के साथ हुआ, क्या भाजपा भी वही चाहती है अपना? अगर वही चाहती है तो ठीक है, चुनाव आ रहा है, वही हो जाएगा। नहीं तो अभी जो हालात है, अगर आप जातिवाद, घटना में आरोपी पर अगर आप जाति देखोगे, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अगर कार्रवाई करने में गोरखपुर का एसएसपी, गोरखपुर का थानेदार 3-3 दिन लगा देगा, तो निश्चित तौर पर उनकी तो नौकरी चलती रहेगी, सस्पेंड होकर बहाल हो जाएंगे। आप सस्पेंड होकर तो बहाल नहीं होंगे। सत्ता राजनीतिक दल के लोग जब सत्ता से बाहर होंगे तो 5 साल आने का विकल्प नहीं रहेगा ना। मायावती का कहानी खत्म हो गई, अखिलेश यादव विपक्ष में ही ताली बजा रहे हैं। अब इनको बजाने का मौका मिल जाएगा। अधिकारी तो कहते हैं ना, आईएएस तो कहते हैं आई एम सेफ, बाकी उनके संरक्षण में छोटे अफसर पलते हैं। तो जब इसी तरीके से भेदभाव करके पोस्टिंग करोगे आप उनको, अब किसके संरक्षण में देखना होगा कि किसके संरक्षण में थानेदार की पोस्टिंग हुई है। भाई मुख्यमंत्री का जिला है, वहां कोई थानेदार हो, बीएसए हो, डीआईओएस हो, कप्तान हो, कोई सामान्य आदमी नहीं होगा। बहुत क्रीमी लेयर के लोग चुन के भेजे जाते हैं। तो क्रीमी लेयर के लोगों का मतलब क्या है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई करोगे। कोई महिला पीट रही है, किसी के साथ अभद्रता हो रही है, आप एक्शन नहीं लोगे, तो ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर सरकार उनकी वर्दी नहीं छीनती है तो सरकार की वर्दी वही अफसर मिलकर छिनवा देंगे, देख लीजिएगा। श्याम सलोने जी, आपकी सरकार ने कल रात को तो कार्रवाई की, एसएसपी साहब ने
एसओ साहब के ऊपर कार्रवाई की, कह रही यार तुमने तो बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा था, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वीडियो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। लेकिन इसकी जानकारी होने में एसएसपी को 48 घंटे लग गए, वो भी तब जब 36 घंटे से वीडियो वायरल थे। उस लड़की ने हिम्मत करके मीडिया हाउस से बातचीत की और पता चला कि विपक्ष के लोग उसके यहाँ पहुंच गए और आज सनातन पांडे गोरखपुर पहुंच चुके हैं। तो आनंद फानंद में ये कार्रवाई तो रात को हो गई, लेकिन जो बात उमाशंकर जी कह रहे हैं कि ट्रांसफर करना, सस्पेंशन करना कोई कार्रवाई नहीं है, इन लोग की तो बर्खास्तगी होनी चाहिए। और उमाशंकर जी 2 दशक से ज्यादा उन्होंने पत्रकारिता की है, योगी जी भी उनको जान रहे हैं, मायावती भी जानती थी, अखिलेश जी को भी इन्होंने देखा है। तो कह रहे अधिकारी हर सरकार की नैया डुबो देते हैं, और इस सरकार में तो अधिकारी जितने ताकतवर है उतना तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। बोलिए भाई, 6 महीने बाद चुनाव, 6 महीने बाद चुनाव है श्याम सरोने जी। आलोक साहब, आपको और मेरे दोनों साथी मित्रों को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए आलोक सर, कभी कभी ऐसा होता है, कार्रवाई होने को होती है और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक्टिव रहता है, चौथा स्तंभ है, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है। कार्रवाई योगी जी की सरकार में 100% हो रही थी, पूरी कार्रवाई हो चुकी थी, उनकी जांच हो चुकी थी, अंदर उन्हें जांच भी चल रही थी। लेकिन किसी भी तरीके से, चूंकि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से चाहती है कि पहले से ही उसके ऊपर कार्रवाई करवा लो। जैसे कुछ लोग फिर वही आज भी आज मेरी बात तो सुन लीजिए। चंपत राय बंसल को पता था कि राम मंदिर में चोरी हो चुकी है, तो भी 7 जून को आके बयान देते हैं, और उमाशंकर दुबे तुम उनसे सैकड़ों बार मिले हुए हैं। अरे तो भी आके 40 सेकंड का वीडियो बना के कहते हैं कि यहाँ कोई चोरी चमारी कुछ नहीं हुई है। नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। अभी कुछ जयद्रथ हमारी पार्टी में नौकरशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अभी भी कुछ कर्ण के रूप में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। वो कर्ण की भूमिका निभा करके उनका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से अपनी सरकार में जातिवाद के नाम पर, सही या जैसे भी उनकी नौकरियां लगवाई थी, अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है और दंड दिया जाता है। ये कार्रवाई होना सुनिश्चित थी आलोक सर, कार्रवाई होना सुनिश्चित थी, लेकिन हमारे किसी कर्मचारी के माध्यम से जो जयद्रथ की भूमिका बना करके और समाजवादी पार्टी का कर्ण बन करके। एक मिनट सर, आपके एसएसपी ने कहा कि हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, आरोपियों में से सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, और जब वीडियो सामने आया और ये देखा कि पुलिस देख रही है, वीडियो बन रहा है, इस पे नाराज हुए कि यार उनके पास सब साक्ष्य हो गया कि उसको पीटा जा रहा है, पुलिस वाले देख रहे हैं। तो भाई इसका मतलब पुलिस और क्या कहा जाए भाई, तो पुलिस यहाँ है किस लिए? जब आप जो पुलिस ना वही तो बोल रहा हूँ, जो पुलिसकर्मी। उमाशंकर जी, अगर इससे इस वक्त मेरी बात तो पूरी कर लीजिए। मेरी आपने आदरणीय उमाशंकर जी को काफी देर तक सुनवाया, लेकिन हमने जब बोलने की बात की तो आप बात तो सुन नहीं रहे हो भाई। या तो आप सत्ता की बात तो सुन लीजिए। हम लोग जातिवाद कहाँ करते हैं, जो आपने इतने जातिवाद के आरोप हमारे ऊपर लगा दिए? हम लोग जातिवाद वाले नहीं है। इसी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान भी हुआ है, और इसी सरकार में जिनको आप जातिगत कहते हो उनका नरसंहार भी हुआ है। जो दोषी होगा, क्रिमिनल होगा, उसके साथ में उसी तरीके का व्यवहार किया जाएगा। यहाँ जाति देख करके कार्य नहीं होता है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ है राष्ट्रवाद। जो राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति ईमानदारी बरतेगा वो खुश रहेगा, और जो संविधान के साथ छेड़खानी करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, अरे संविधान की बात उसी तरीके से कार्य किया जाएगा। सर यहाँ पुलिसकर्मी थे, जिन पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाया और वहां पर उस बच्ची का बचाव नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंड भी हुए हैं, लाइन हाजिर भी हुए हैं। और बताएं कि उमाशंकर जी क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वो चाहते हैं, कैसी दंडात्मक कार्रवाई चाहते हैं? फांसी दे दी जाए या उनको चौर कर दिया जाए? तो वो बताइए। जो प्रोसीजर होगा भाई, लाइन हाजिर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है,
हटा दिया जाता है, ये सब कार्रवाइयां होती हैं। और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय मिला है। समाजवादी पार्टी तो व्यर्थ में बीच में कूद जाती है, समाजवादी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। कार्रवाई योगी जी पर हुई है। दूसरी बात, मैं एक बात और बड़ी स्पष्ट कर दूं कि गोरखपुर के निवासी हैं योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश के हैं। उनको केवल गोरखपुर से जोड़ना, बार बार ये कहना कि उनका जिला है, नहीं, वो योगी जी का जिला था, मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री का आवास लखनऊ में है, 5 कालिदास मार्ग, तो वहां से वो पूरे प्रदेश को देखते हैं, तो उनको केवल गोरखपुर का ना बताइए। ये कार्य समाजवादी पार्टी में होता था, जो केवल सैफई को अपना आवास और सैफई को ही अपना जिला और सैफई को ही अपना सब कुछ मानती थी। सैफई में ही पूरे विकास कराए थे, इटाबाद तक में विकास नहीं हुआ था। तो ये उनके लिए लागू होता है, योगी जी पर लागू नहीं होता है। योगी जी पूरा संत प्रकृति है और पूरे मानव समाज के लिए समर्पित है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि गोरखपुर तक उनको सीमित रखा जाए। वो तो आज पूरे देश की उम्मीद पर टिके हुए, पूरा देश आज तो हर जगह, हर प्रदेश चाहता है कि हमको योगी जी दे दो। चलिए सर, बहुत सही। आपको अब आपको पूरा समय दिया सर, अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं। तिवारी जी, उमाशंकर जी ने क्या गलत कहा? जो पुलिसकर्मी कि जिस पुलिसकर्मी के सामने महिला को छेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको सिर्फ सस्पेंशन उसका होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। जो व्यक्ति बोल करके, पाठक साहब, जो व्यक्ति बोल करके फिर चला जाए, मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता। आपको सामने रहना चाहिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट सुनिए, उनकी भी सुननी चाहिए। सुनिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहीं निकलना था। वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, बात वो नहीं है। बात है कि श्याम सलोने वशिष्ठ, यदि आलोक पाठक जी पर कोई आरोप लगाता है तो श्याम सलोने वशिष्ठ को चाहिए कि आलोक पाठक जी की बात को भी सुने। मुद्दा होना चाहिए मेरे अंदर, तब तो मैं कोई बात कहूँ आपके खिलाफ। अरे भाई, नहीं तो मैं चलेगा, वो चलेगा, लेकिन वो आप अभी तिवारी जी तो जवाब दे दे। तिवारी जी, भाई पुलिसकर्मी सस्पेंड होता, 5 दिन बाद बहाल हो जाता, उसको पता है कि कोई कार्रवाई होनी नहीं है। उसको अगर डर होता, उसको क्या ट्रेनिंग दी गई है? पुरुषार्थी लिप्सा रहित सहयोगी, पुरुषार्थ उसका कहां गया था भाई? पुलिस की यही परिभाषा है ना, मैं गलत हूं तो बताइए। पुरुषार्थी लिप्सा रहित सहयोगी, उसका पुरुषार्थ कहां चला गया था? सामने हम देख रहे हैं कि ऐसा कृत्य हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है, तो ये तो शर्म की बात है उस पुलिस के लिए, पुलिस के रूप में, वर्दी के रूप में, और एक सामान्य नागरिक के रूप में भी। तो सामान्य नागरिक तो भाई देखिए इन्वॉल्व इसलिए नहीं होता है कि पुलिस वालों के डर से ही नहीं इन्वॉल्व होता है। जब वहां पुलिस है तो पुलिस कार्रवाई करेगी पहले कि सामान्य आदमी कार्रवाई करेगा? जी नहीं, माने सामान्य आदमी की भी जिम्मेदारी है कि उस पर हस्तक्षेप करे, लेकिन जब वहां ऑलरेडी पुलिस है तो फिर उसके ऊपर छोड़ना तो उसका जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ एक घटना और, अभी मैं बता रहा हूँ। बनारस में एक भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक बुजुर्ग दंपति की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जाके जबरिया उन्होंने उसका रजिस्ट्री करा लिया, और अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब वो हाँ जी, उमाशंकर आलोक, पहली चीज तो मैं भगोड़ा नहीं, वो भागा नहीं था, मैं सुन रहा था सम्मानित सदस्य को। ये बहुत सीनियर सरकार के प्रतिनिधि रख रहे हैं। तो पहली चीज तो जान लो, पत्रकार क्यों भागेगा भाई? हम तो आपको आईना दिखा रहे थे कि मायावती ने गलती करी, वो गई, अखिलेश ने गलती किया, वो गए, कांग्रेस ने गलती किया, वो गए। अगर आप गलती कर रहे हो तो आप भी जाओगे। आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो तो सत्ता में बने रहोगे, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, जो बात हो रही है कार्रवाई की, हम कह रहे हैं अखिलेश यादव के लोगों ने नौकरी दी थी उन पुलिसकर्मियों को, वो पुलिसकर्मी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हो भैया? उनको कर दो बर्खास्त उनको। दूसरी चीज, अब भाई आप बता रहे हो पूरे प्रदेश की बात है, देखिए अब 1 to 1 बात कर लो। आप जो कह रहे थे कि भाग गए, तो भागने वाले उमाशंकर दुबे नहीं है, इतिहास पता कर लो। आपके योगी आदित्यनाथ से भी मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मायावती से भी हैं, अखिलेश भी मेरे दोस्त हैं, सारे दल के मेरे दोस्त हैं। इतना जान लो, आप जिस दल में बैठे हो, आप प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर दुबे का पूछ रहा, वो भी हमारे दोस्त हैं। अब दूसरी चीज सुनिए, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। खाली टीवी चैनल पर आदमी चला जाए पीठ पीछे तो उसके पीछे कहो कि भाग गए, इस चीज के लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। सुन लीजिए पूरी बात को।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया है आपने और हनुमान जी को सड़क पर नचाया। ये कहां का संस्कार था? आपके ब्राह्मण विधायकों पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक कर दी तो उनको नोटिस जारी करके कह दिया कि किसी भी दलगत तरीके से राजनीतिक दल नहीं बैठक करेंगे। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कहीं कुर्मी समाज स्वागत कर रहा है, कोई कायस्थ समाज, कोई बनिया समाज, कोई पंडित समाज। ये क्या तरीका है भाई? मैं करूं तो लीला, रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। कभी भी राजनीतिक दल को हमेशा जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी किसी पत्रकार को लेकर के। इतना जानिए कि भाग गए, मैं पीछे सुन रहा हूं, मेरा होल्ड पड़ा हुआ है, मैं सुन रहा हूं, आप कह रहे हो भाग गए। किस कैपेसिटी में आपने कह दिया भाग गए भाई? क्या गुलामी कर रहा हूं? मैं पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकार हूं, सारे दलों के मेरे दोस्त हैं। भाषा पे हमेशा नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। इस तरह की भाषा कभी ना हम बोलते हैं ना स्वीकार करते हैं। अब देखिए उमाशंकर जी का, हाँ नहीं, चलो कोई सवाल राजनीतिक दल को हमेशा आईना दिखाना चाहिए और यही काम विपक्ष का भी है, यही काम पत्रकार का है। इसीलिए मैंने उमाशंकर जी को जोड़ा है कि निष्पक्ष पत्रकार है भाई, वो चीजों को समझते हैं और मैं उनको पिछले 2 दशक से जानता हूं। मैं जवाब देता हूं पाठक साहब। आपने कहा, और आपने ही नहीं, तमाम पत्रकार बंधुओं ने कहा है कि आपने हनुमान जी को नचाया। हमने, मैं जानना चाहता हूं, आप खोजी पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, पत्रकारों का कार्य है, तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता ने और किस नेता ने हनुमान जी को लेकर के आए थे? अरे भाई, जनता के बीच में से कोई एक आर्टिस्ट, कोई एक कलाकार जो अपनी इच्छा से अचानक आकर के प्रकट होकर के और वो अपनी मस्ती में है भगवान के रूप में, हनुमान बाबा के रूप में, तो अब उस रूप को, स्वरूप को हम हटा तो सकते नहीं है क्या? आपके सामने कोई एक व्यक्ति अचानक भगवान के रूप में आए और आपके सामने अपने प्रदर्शन करे, क्या आप उन्हें भगा देंगे क्या? यह शोभित देगा, शोभा देगा ये? तो पत्रकार महोदय बैठे हैं दुबे जी, आपके सबसे संबंध होने चाहिए, पत्रकारों को होते हैं, आप तो मित्र हैं सबके, आप तो सबके मित्र होते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्योंकि आप अभी भी गायब हो जाते, मुझे लगा कि आप चले गए, मुझे थोड़ी ना मालूम था आप नहीं गए, मुझे लगा शायद आप चले गए, लेकिन हमारी बात सुन के नहीं गए, तो हमको लगा कि हमारी बात तो सुन लेते। इस पर आपको अगर बुरा लगा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका हमको जानकारी होनी चाहिए थी ना कि भाई आप गए नहीं है। हमको तो ये लगा कि आप दुबे जी ने तो हम पर धुआंधार बारिश कर दी, बौछार कर दी प्रश्नों की, चले गए। ये आपकी सरकार के ऊर्जा मंत्री, सुनिए, ये आपके सरकार के ऊर्जा मंत्री की कृपा से हम चले गए थे। सुन लीजिए, अब दीजिए जवाब, आपकी सरकार की कृपा से हमारी आवाज बंद हो गई थी, 3 बार बंद हुई है, फिर न बंद हो जाए तो मैं बता दूं कि मेरी आवाज बंद हो जाए तो समझिए आपके सरकार की ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की कृपा है। ये लखनऊ का हाल है, ये लखनऊ का हाल है, गोमती नगर का हाल है, ये लखनऊ गोमती नगर का हाल है। बताइए। और सुनिए, कल एक दिन पहले यहाँ पर 20 घंटे लाइट नहीं थी, हो सकता है कि आप आरोप लगा रहे हो, 50,000 हो सकता है कि ये भी आरोप हो आपका। नहीं, जब आप सरकार के खिलाफ ही हो चुके हैं तो सरकार में तो आप कैसे भी आरोप लगा सकते हो। अब आपने मैं फिर कह रहा हूँ सरकार के खिलाफ। अच्छा ही बताइए, 20 घंटे लाइट नहीं थी तो क्या हम कहें कि आदरणीय सरकार की बड़ी कृपा थी कि 20 घंटे लाइट नहीं थी, हम लोग अंधेरे में फ्री होकर बैठे थे? ये अच्छा होगा या ये कहना अच्छा होगा? दुबे जी, आदरणीय दुबे जी, कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है, उस फॉल्ट की वजह से कहीं कोई कमी बेस होती होगी। सुन तो लीजिए, अरे भाई साहब, आप गलत आदमी से भिड़ रहे हैं। उमाशंकर दुबे लखनऊ की समस्या से लड़ने वाला सबसे बड़ा पत्रकार है। आप सुनिए, फाल्ट नहीं, मैं गलत आदमी से नहीं भिड़ रहा हूँ, मैं तो अपने एक मित्र है, मेरे आज से मित्रता हुई है, मैं तो उनके शब्दों पर ले रहा हूँ, जहाँ अच्छा योगी मैं ग्रहण कर लूंगा। सुनिए, फाल्ट बता दूं क्या है। बारिश हुई है, जो पावर हाउस है उसमें सीपेज पानी आता है, ठीक है, उस सीपेज को ठीक हीट करने के लिए हीटर लगाया जाता है। आपके ऊर्जा विभाग के पास पैसा नहीं है कि पर्याप्त उसमें हीटर लगा दे जिससे वो फॉल्ट ना हो। इसकी वजह से 20 घंटे, कम से कम 500 IAS IPS नेता, जज
20 घंटे पीड़ित रहे हैं। मेरे पास मैसेज है फोन करके कि भैया कब आएगी लाइट। ये आपके सरकार में बैठे हुए सुविधा देने वाले लोग हैं, तड़प रहे हैं। कुछ लोग नहाए बिना ऑफिस गए हैं। दुबे जी, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, आप एक बड़े पत्रकार हैं, पूज्य योगी महाराज जी से भी आपके व्यक्तिगत संबंध है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी संबंध है, हर पार्टी के नेताओं से है। एक बार प्रदेश अध्यक्ष को या हमारे AK शर्मा जी को बता देते कि भैया लाइट नहीं आ रही है। एक बार इतना कर देते, पत्रकार होने के नाते बता देते। प्रभु मेरी बात तो सुन लीजिए सर, एक मिनट सर, 10 सेकंड सुन लीजिए, केवल 10 सेकंड सुन लीजिए। अरे सर 10 सेकंड तो सुन लीजिए। मैंने भी कहा था ना, कुछ इस सरकार में कुछ अभी नौकरशाह जयद्रथ है और कुछ जयद्रथ वहां कर्नल की भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है वो जानबूझ के फॉल्ट कुछ कराते हो जिससे सरकार बदनाम हो। मैंने क्या कहा? जानबूझ के है प्रभु, जानबूझ के है। मैंने आपके AK शर्मा जी को ट्वीट किया था, 20 घंटे में काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी से लेके ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, प्रधानमंत्री, सबको टैग किया। ट्विटर पर देख लीजिए और जवाब आता है कि हाँ हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, 20 घंटे नहीं हुआ। एक भैया हीटर लगाने का कौन क्या जनता करेगी? विभागीय अधिकारी करेंगे ना। AK शर्मा हीटर नहीं लगाएंगे, लेकिन AK शर्मा जी को ट्वीट किया तब भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी सारी बातें सत्य हैं, बस जो आप हमारे पे हमलावर हो गए कि भाग गए, तो मैं इस पे मुझे घोर आपत्ति है। मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं प्रभु। मैंने कहा ना, मैंने उसके लिए कहा भी कि मुझे लगा कि मेरे पे पहुंचा के गए, उसकी क्षमा मांगी। मैंने कहा ना, हम देखिए, हम हैं यहाँ के आगरा के ब्राह्मण, और हमको लगता है कि हमसे गलती हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण वर्ग, आगरा मेरी ससुराल है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, हम आपसे नहीं कह रहे। हमारे ससुराल आगरा में है, हमारे बाबा SP रहे और उनके नाम से रोड भी बनी है। बड़े संभ्रांत व्यक्ति हरिगोविंद शुक्ला जी थे वहां पे, आप जानते होंगे आगरा के, उन्हीं के नाम पे हरिगोविंद शुक्ला मार्ग बना है। हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं केवल इतना बोलूंगा आपसे, मुझे कहना है कि पत्रकार हूं, हम किसी दल से नहीं हैं। मैं केवल इतना बोलूंगा कि आप आदरणीय तो आप हैं ही, लेकिन आप आज से हमारे माननीय भी हैं, और भविष्य में इसको हम याद रखेंगे कि आपसे जब भी बात करनी है तो एक दायरे में रह करके। अब चूंकि रिश्तेदारियां भी निकल रही, आपकी ससुराल है, तो थोड़ा अधिकार भी हमारा और बन जाएगा। कभी कभी हम तीखा बोल भी देंगे तो हमारे सपोर्टर आपको वकालत आपके घर पे भी हम करा देंगे। फिर अब अच्छा कि आपने बता दिया। खैर, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और जो लाइन हाजिर हुए हैं, ये मुकदमे में चूंकि इस बेटी के साथ में अभद्रता की गई, कुछ गुंडों ने आकर के किया, अभी वो सारे के सारे गुंडे भी बंद होंगे। अभी केवल ये नहीं है पुलिसकर्मियों पर ही आंच आई है, पुलिसकर्मी ही जांच के दायरे में आए हैं, अभी वो गुंडे भी गिरफ्तार होंगे। कोई बचने वाला नहीं है। वो भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन पुलिस से बच नहीं सकते हैं। तो निश्चित रहिए, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। इसलिए वो ये कहना कि वो गोरखपुर उनका जिला है, नहीं, पूरा आगरा उनका जिला है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका अपना घर है, निवास है। तो इसलिए, और योगी जी जैसा तो पूरा देश का सनातनी, पूरा देश का राष्ट्रवादी, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो चाहते हैं कि योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। यही कारण है कि आने वाले समय में योगी जी की मांग प्रधानमंत्री के रूप में हो रही है। यही कारण है ना कि पूरा देश योगी जी को मांग रहा है। तो हर देश के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए अब उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। और अगला जो राउंड चलेगा 27 के बाद, वो हो सकता है कि हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री भी योगी जी ही बन जाए। ऐसा मुझे लग रहा है देश की जनता की आवाज को देख करके। जी सर। आपने मुद्दा उठाया, हमारे साथ आनंद तिवारी जी संपादक हैं, पत्रकार हैं, वाराणसी से हैं। वाराणसी की घटना भी बड़ी चौंकाने वाली है। रोहनिया थाने के पास एक वयोवृद्ध रिटायर्ड शिक्षिका की जमीन पे कब्जा कर लिया एक तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए। उसमें 14-15 लोग इन्वॉल्व थे। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वृद्ध परिवार के लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके FIR हुई है। सुनिए, FIR हुई है भाई साहब।
भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उस एफआईआर में नामित हैं। 50 करोड़ की जमीन है, 50 करोड़ की जमीन है। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी आप ही हैं योगी जी, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? एफआईआर कराने के लिए पीड़ित परिवार को कोर्ट जाना पड़ा। माननीय न्यायालय ने कुछ तो सबूत देखे होंगे तब ने एफआईआर की बात की है, एफआईआर दर्ज करो। तो योगी जी 64,000 एकड़ आप दावा करते हो कि आपने समाजवादी पार्टी के गुंडों से जमीन का कब्जा मुक्त करा दिया। अरे जब आप जाओगे ना तब खबरें आएंगी कि भाजपाइयों ने कितने लाख एकड़ जमीन कब्जे की है। इस बनारस की इस वृद्ध रिटायर्ड महिला को, टीचर को कब न्याय मिलेगा? जो भटकती रही, उसके बाद कोर्ट से आदेश हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर के बाद पुलिस कैसे काम करती है, अब उस पर क्या कहा जाए। नाम नहीं लूंगा भाजपा के उपाध्यक्ष जी का। वशिष्ठ जी अब आप फोन पे बात करने लग गए। नहीं सर, अभी से कर रहा हूँ, दूसरा टाइमिंग हो रहा था उसके लिए। हाँ तो बताइए ना क्या करेंगे इसमें। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा। रोहनिया थाना शहर का मतलब वाराणसी स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर है वो। ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर में है, चंदौली नौबतपुर बॉर्डर पे है कहीं, चंदौली सदूर सोनभद्र का मामला नहीं है, ये बनारस का मामला है। हाँ, उसमें जब रिपोर्ट हो गई है तो पुलिस जांच करेगी, जांच में दोषी होंगे तो जो दोष बनेगा उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी नहीं होंगे तो जैसा भी होगा वो सामने आ जाएगा। रिपोर्ट तो हो चुकी है ना, तो इसमें कार्रवाई हो जाएगी। रिपोर्ट दोषी होंगे तो 100% कार्रवाई होगी। जब कोर्ट ने आदेश दिया तब एफआईआर दर्ज हुई है। माननीय कोर्ट के संज्ञान में है तो निश्चित तौर पर उसमें कोई पुलिस लीपापोती नहीं कर सकती है, और लीपापोती सरकार हम लोग कराते भी नहीं है। अब क्यों नहीं उस पीड़ित की रिपोर्ट लिखी गई, क्या कारण रहा, ये विषय भी गंभीर है। लेकिन वहाँ डीआईजी बहुत डेट ऑनेस्ट है, वाराणसी के वैभव कृष्ण नाम मैं तो कोट कर रहा हूँ। नहीं डीआईजी का बनारस, मेरी बात सुनिए, डीआईजी साहब का बनारस कमिश्नरेट से कोई मतलब नहीं होता है। बनारस कमिश्नरेट में कमिश्नर होता है। बनारस को छोड़ के जो बाकी जिले हैं उस पे डीआईजी का नो डाउट। डीआईजी राजीव कृष्णा साहब की छवि बहुत तेजतर्रार अधिकारियों की मानी जाती है, और राजीव कृष्णा जैसा कोई अधिकारी बनारस कमिश्नरेट में होता तो शायद एफआईआर दर्ज हो गई होती, उस महिला को कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता। तिवारी जी ये बड़ा इनका बचाव बहुत ये ढंग से, उतने जोश से बचाव नहीं कर पाए। आपको लग रहा है इस मामले में न्याय मिल पाएगा उस पीड़ित रिटायर्ड शिक्षिका को? नहीं सुनिए, क्या पीएमओ इस मामले का संज्ञान लेगा? अब इसके साथ गंभीरता को समझिए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। हाँ, 5 विधानसभा आती है, उनका क्षेत्र है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी वहां दौरा करते हैं, जब भी सभा करते हैं तो रोहनिया क्षेत्र में ही करते हैं, वहीं रात्रि निवास करते हैं डीएलडब्ल्यू में। एक बात हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 5 विधायक हैं उसमें से एक विधायक शहर उत्तरी का रविंद्र जायसवाल का मंत्रालय है चिटफंड रजिस्ट्री वाला, और रजिस्ट्री का सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी बाबू भी नाम, उस बाबू पे एफआईआर हुई फर्जी। हाँ, बाबू पे भी एफआईआर हुई है, सही कर। इतनी बड़ी घटना हो रही है और अभी तक हमारा वो चिटफंड मंत्री सुरक्षित कैसे है, उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? और हम सारे लोग जानते हैं कि पूरा तार नीचे से ऊपर तक लगा रहता है, और अपने ही निर्वाचन क्षेत्र का, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी घटना हो रही है। और यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। तमाम लोग जो भी लोग ये तरीके से भू माफिया हैं, अपना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तालाब कब्जा करना, ये जमीन करना, वो जमीन कब्जा करना, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। अच्छा, एक बात और अभी हम कहेंगे। अभी सरोने जी कहा कि वो हनुमान जी का कोई अपना जनता के बीच से एक कार्यकर्ता आ गया और नाचने लगा, मनोरंजन करने लगा, तो फिर अब उसमें क्या किया जाए? तो सरोने जी
यह भी शर्म की बात है कि आपका जो सुप्रीम बॉस है, हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों में सुप्रीम बॉस की जनसभा में इस तरीके से कोई भी आदमी घुस करके कोई भी हरकत करना शुरू करेगा, बम लगा देगा, अपना कुछ करेगा, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जितने सारे लोग लगे हुए थे उनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुआ? और हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, साथ में बगल में खड़े हैं, और सुप्रीम बॉस खड़े हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सुपर बॉस के सामने इस तरीके की घटना अगर होती है जिसका उल्लेख आपने कहा, तो नहीं, ये पहला सवाल तो उठता है कि जो भी लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे उनके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? और अगर इस तिवारी साहब, तिवारी जी, हम लोग स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान राम का स्वरूप हो, कृष्ण के स्वरूप हो, हनुमान बाबा के स्वरूप हो, ये भी स्वरूप है, इनके हम पूजा करते हैं। अब वो एक हनुमान बाबा के स्वरूप में एक व्यक्ति आते हैं, हो सकता है कि वो कलाकार भी रहे हो, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब वो स्वरूप में आते हैं तो आदमी, हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और वो उनकी तलाशी ली गई होगी, उन पर कोई ऐसा चीज नहीं होगी, लेकिन सुरक्षाकर्मी भी तलाशी लेने के बाद भी उनको परमिशन दिए होंगे। पर ये पक्का बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया था, वो अपनी स्वेच्छा से भगवान वहां पर प्रकट हुए थे, भगवान स्वयं आए थे किसी रूप में और आकर के चले गए, लेकिन भाजपा ने नहीं बुलाया था, ये सही है। लेकिन हमारे कार्य ऐसे हैं कि हमसे भगवान भी प्रसन्न है। अब कुछ चोर आकर के बैठ गए, थोड़ा सा गलती कर गए, उसकी वजह से थोड़ा सा दाग लगा है, तो उसको भी धोया जा रहा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो भगवान जी अपने आप आ गए थे बालक रूप में या किसी भी रूप में स्वागत के लिए, ठीक है। हम ये तो भाई बात कहने की है। मैं एक छोटा सा संस्मरण मुझे याद आ गया, जो आज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आपके अयोध्या से, कभी उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव के समय में अवधेश प्रसाद मंत्री हुआ करते थे, और उनके पास ऐसा प्रमुख मंत्रालय था कि विधानसभा में उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि यूपी में एक भी भिखारी नहीं है। तो मैं उस समय सदन को कवर कर रहा था, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया। मैं सड़क पर भीख मांगने वाले, मंदिर के सामने भीख मांगने वालों का वीडियो बनाया, और उसके बाद उनका इंटरव्यू किया कि आपने कहा कि भाई प्रदेश में एक भी भिखारी नहीं है, तो ये जो लोग भीख मांगते ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये तो भक्त हैं, प्रसाद मांगते हैं। समझिए इस बात को। तो जब हम सत्ता में होते हैं, तो भाषा बदल जाती है, तो भाषा बदल जाती है। दायित्व जब सत्ता में होते हैं तो हम सेफ मूड में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें हमारे साथी प्रवक्ता को ये कहना चाहिए कि जिसने भी किया था, अति उत्साह में किया था, वो गलत था। प्रभु बालक स्वरूप हनुमान जी के रूप में जो भी आए हैं वो प्रणाम करने योग्य हैं। उनको वो अपने गोद में उठा के अपनी गाड़ी पर बैठा लेते, थोड़ा सा एक किसी भी माध्यम से आए तो एक मैसेज भाजपा की सोच के अनुकूल जाता। चूक हुई, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी लापरवाही हुई है, चूक हुई है। ऐसी गलतियां जब आप जिम्मेदार पद पे होते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती भी हैं, और विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है, मीडिया उसको बताता है, तो उसमें बैकफुट पर आ जाने में ही भलाई है। उसमें यही बात कहने की आवश्यकता है कि हाँ, चूक हुई, और हम प्रभु से भी क्षमा मांगते हैं कि बालक स्वरूप प्रभु को जिस भी रूप में वहां जो ले आया उसको हम लोगों के साथ लेके आना चाहिए था। ये थोड़ा सा ना कहीं आप अगर उसको पटेच कर देंगे तो शायद विवाद नहीं बढ़ता है। इस चीज का हमेशा सत्ता को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा बड़कपन का साथ देना चाहिए, बड़कपन दिखाना चाहिए। तो जब आप बड़कपन दिखाएंगे तो मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। उमाशंकर जी, एक साथी पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, और मैं उनको दाद देता हूं कि कहां से तथ्य लेके आ रहे हैं वो। उन्होंने खुलासा किया है कि राम मंदिर में 2021-22 में वहां के एसएसपी ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को लिखा था कि हमें एक स्कैनर चाहिए 60, जिसकी कीमत 60 करोड़ बताई जा रही है। उस स्कैनर से हम राम मंदिर में परिसर में घुसने वाली गाड़ियों को स्कैन कर सके, ताकि कोई भी धातु या विस्फोटक सामान परिसर के अंदर न पहुंचने पाए। और इसके लिए एसएसपी को वहां के तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी
एसपी सिक्योरिटी ने, आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने उनको अनुरोध किया था, उन्होंने ये चिट्ठी जो है भेजी थी गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्र और अभी तक आज तक वो वैक्यूम स्कैनर सरकार ने खरीद के नहीं लगवाया है। उनका कहना है ये कि अगर ये स्कैनर वहां लगा होता गेट नंबर 3 पर, तो अंदर से जो धातु चुरा के लोग गए हैं वो नहीं जा पाते। पहली बात, सोना चांदी के आभूषण पहन के लोग के जो कर्मचारी भागे हैं वो नहीं जा पाते। और ये तो राम मंदिर की सुरक्षा से बहुत बड़ा चूक है। अगर ये जो अभिषेक ने आज आरोप लगाए हैं और बाकायदे चिट्ठी उसने दिखा दी है, संजय प्रसाद पे तंज कसा है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन वो चिट्ठी भी सार्वजनिक की गई है। तो इस तरह से चीजें हो रही है। देश, हम लोग तो सोचते हैं कि सरकार ने, क्योंकि हमारा ये मानना है कि देश की संसद के बाद सबसे और प्रधानमंत्री निवास के बाद तीसरी जो सबसे सुरक्षित इमारत होनी चाहिए इस देश में, वो राम मंदिर होना चाहिए। आज तक वो स्कैनर नहीं लगा कि जिससे गाड़ियों के अंदर कोई विस्फोटक या कोई अगर वो लेके जा रहा है तो उसको तुरंत स्कैन करके रोका जा सके। ये तो बहुत बड़ी चूक है उमाशंकर भाई, और इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं है। देखिए ऐसा है आलोक जी, जब कोई घटना होती है तो उस घटना के पीछे के एक एक कारण धीरे धीरे निकलते हैं। हालांकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो पत्रकार हो या विपक्ष हो या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर उन्होंने लिखी थी तो कुछ जरूरत महसूस हुई होगी। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको आलोक जी, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ था। 15 15 बच्चे चले गए। 15 बच्चे चले गए। अब वो मुद्दा धीरे धीरे ठंडा हो गया और कार्रवाई के नाम पर 2-4 लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ को ट्रांसफर इधर उधर किया गया। अब आप ये बताइए, अब बिल्डिंगों को एलडीए बीसी खुद अगर बयान, एक मीडिया में मैंने देखा उनका बयान कि 94% बिल्डिंग अवैध। अब जब आप अफसर हो, आप स्वीकार कर रहे हो। दूसरी चीज, आज के डेट में हम कह रहे हैं कि ठीक है आज तक जो बनी बिल्डिंग अवैध है। आज आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अफसर हो, आप कह दो कि आज के डेट में कोई अवैध बिल्डिंग नहीं बनेगी। आज शहर में आलोक जी हजारों अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं वर्तमान बीसी प्रथमेश के कार्यकाल में। बात समझिएगा। अब दूसरी चीज, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं कि आवासीय में व्यवसाय फायर के नाम पूरे है कि नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, जैसे जब अग्निकांड होता है, अभी जितने बिल्डिंगें सील हुई, कोचिंग सेंटर सील हुए, अब जाके पता करिए खुल भी गए, वहां पढ़ाई फिर शुरू हो गई। तो सिर्फ क्या खाना पूर्ति से होगा? मैंने उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जब कोई प्रिकॉशन के तौर पर, जैसे उस अफसर ने चिट्ठी लिखी, देखिए आज के समय में जो भी मकाने हैं, आग लगती है, ऑब्वियस सी बात है, लगेगी ही। आलोक जी 95% आग जो लगती हैं वो लगती हैं शॉर्ट सर्किट से। हाँ, 5% में जो आता है मामला कि कहीं मंदिर में दिया जलता रह गया या कहीं कैंडल मोमबत्ती था, कहीं कुछ और आउटसाइड से 95% वो आती हैं। मेरा ये कहना है, हमारा लगता है कि हमारे जो पैनल पर बैठे हुए और साथी भी हमारे इस बात से हो सकता है सहमत हो। मेरा कहना है कि फायर सिस्टम सही होगा तो आग को बुझा सकेंगे, लेकिन आग लगे ही ना, आग लगे ही ना। अब इसके लिए क्या करना है? हम 4 लोग बैठे हैं, क्या हमारे घरों में जो फायर के इक्विपमेंट लगे हैं सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं है तो हम जाएं थर्ड पार्टी एक ऑडिट कराएं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे एसी होता है तो एसी में मान लीजिए 20 एम्पियर का 16 एम्पियर की एसी होती है और 20 एम्पियर की एमसीबी लगा लेनी चाहिए। 20 एम्पियर का लगने का मतलब थोड़ा सा हिट होगा, 20 तक पहुंचेगा तो ट्रिप कर जाएगा। क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिशियन कहता है कि साहब 34 एम्पियर की एमसीबी ले आइए। हमको लगता है कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूं और अपने एसी में 20 नहीं, मैं 34 एम्पियर का लगवा के रखा हूं, बहुत महंगा बढ़िया वाला लगा के रखा हूं। भाई साहब बढ़िया वाला नहीं रखना है। अभी आपके वहां 34 की लगी है और 20, 22, 24 एम्पियर हिट जैसे पहुंचेगा, एसी ब्लास्ट कर जाएगी, आग लग जाएगी और एमसीबी स्विच नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फॉर सीलिंग करा लेते हैं, सस्ता वाला तार खरीद लेते हैं।
इलेक्ट्रीशियन कहता है साहब 2 गेज का चाहिए, तो 2 गेज का वायर चाहिए, तो वो 2 गेज का तो ले आते हैं, लेकिन वो अंडर गेज का वायर होता है। ACCL होता है, MCB होता है, RCCB होता है, कटआउट, ये वो सारी चीजें हैं सर। इसको आप किसी इलेक्ट्रीशियन को पकड़िए, एक चेकलिस्ट होती है जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करती है, मेरे ख्याल से 1 रुपया स्क्वायर फीट लेता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका है तो 1000 रुपये लगेगा। हम 4 लोग बैठे, मेरे घर में तो हमने चेक करा रखा है। हम 3 लोग बैठे, अगर नहीं कराए हैं तो सर अपने आप ही घर का एक बार चेक कराइए। पूरे घर की एक चेकलिस्ट देगा, वो बताएगा कि साहब ये फला फला पॉइंट्स हैं, इसको आप बदल दीजिएगा, इससे आग लगने के चांसेस हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उसको करा लेंगे तो आपके घर में कभी आग नहीं लगेगी। यही काम सरकारों को करना चाहिए। कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई मॉल है, कोचिंग सेंटर है, ये सारी चीजें हैं, उनसे कहिए कि कंपलसरी है, हर साल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट चाहिए, वो भी ऑडिटेड। अगर वो रिपोर्ट आग लग गई तो वो व्यक्ति जो रिपोर्ट दिया वो जिम्मेदार होगा, उसको पकड़िए। तो बहुत छोटा खर्चा करके हम वो व्यवस्था करें कि हमारे घरों में आग न लगे। यही बात जो उन्होंने राम मंदिर के लिए करी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। आप सोचिए उसका कई गुना तो गायब हो गया, अब कितना गया किसी को नहीं मालूम। नहीं, बात इसकी नहीं, सुरक्षा पे तो खतरा है। बहुत सी गाड़ियां VIP गई, सुरक्षा पे खतरा है। और ये बात हमको आपको उठानी है, उचित माध्यमों से उठानी है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आप जनहित के ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। और हमारी देखिए, पत्रकार होने के नाते 25 साल 27 साल की हमारी पत्रकारिता, 28 साल हो गई, हमारा एक ही प्रयास रहता है कि हम अपनी बात, सरकारी कोई भी हो, हम कहते रहें। हो सकता है 1% हमारी बात सरकार तक पहुंचे, और हो सकता है उनके मन में मेरी बात पहुंच जाए, और नैतिकता के आधार पर, ये नहीं कि किसी पत्रकार ने कहा, नैतिकता के आधार पर वो कुछ कर दे, ये भी बड़ी सफलता होगी हमारी। बोलिए भाई श्याम सोनवणे जी, जो पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने अपने YouTube चैनल टॉप सीक्रेट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, 60 करोड़ का स्कैनर खरीदने के लिए 2021-22 में अयोध्या के तत्कालीन SSP ने चिट्ठी लिखी। उसके बाद पुलिस मुख्यालय से ADG ने प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी लिखी, और वो अभी तक नहीं खरीदा गया है। और हम लोग तो ये समझ रहे थे कि राम मंदिर में सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी नहीं परमार आएगा। बहुत से VIP जो होते हैं, उनकी गाड़ियां जाती है ना राम मंदिर परिसर में, कौन आज की, हाँ, इतनी बड़ी लापरवाही। हाँ, वहाँ तत्कालीन SSP महोदय ने जो भी लिखा स्कैनर के लिए, उन्हें उचित लगा होगा, वो सुरक्षा की दृष्टि से लिखा था, होना चाहिए था। अब गृह मंत्रालय तक चिट्ठी पहुंची है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अब कैसे नहीं हुई, क्योंकि मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन होना चाहिए था। पुलिस विभाग, पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी यदि किसी चीज की मांग करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो सरकार को वो कर देना चाहिए था। क्या कारण है उसमें हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं, आपको मैं एक और जानकारी दे दूंगा। उमा शंकर जी हमारे साथ बैठे हैं। हर चीज को खरीदने के लिए वित्त विभाग के पास बजट और क्लियरेंस होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि वित्त विभाग इस 60 करोड़ के बजट का एलोकेशन नहीं कर पाए। उमा शंकर जी, उत्तर प्रदेश का बजट जो है 6-6.5 लाख करोड़ का, 7-8 का है। सरकार की जो बजटें हैं, बात समझिएगा, सरकार की जो बजट है, संजय प्रसाद भी कह देंगे कि हमको तो वित्त विभाग ने इसके लिए बजट ही नहीं दिया, वो भी हाथ झाड़ देंगे। आलोक जी, कहा किस रूप में इस्तेमाल होती है तो बेहतर सत्ता में बैठे हुए लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जरूरी था। और दूसरी चीज, अगर सरकार के पास अगर बजट की व्यवस्था में कहीं कोई अभाव था, तो मुझे लगता है मंदिर ट्रस्ट से ही उनको खरीदवा देना चाहिए था, क्योंकि मंदिर के पास भी इतना पैसा था, खर्च करा देते भाई। इच्छा शक्ति कह देते कि भैया ट्रस्ट से खरीद लो, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बात करें, देश के सबसे बड़े, मतलब मैं बता रहा हूँ, संसद के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान होना चाहिए वो, और उसके लिए 60 करोड़ का स्कैनर खरीदने के लिए बजट नहीं है। अच्छा, ये बताइए आलोक जी, कितने करोड़ के सुरक्षा गार्ड लगा दिए, जबकि हमारी पुलिस वहां मौजूद है, और उसके बाद भी चोरी हो गई। उसके बाद उसमें देखिए तिवारी जी को सुन लिया जाए। हमारे सरोने जी ने जो एक नरेशन दिया,
हमको बड़ा बढ़िया लगा। ये नरेशन इनको देना चाहिए, अपने शीर्ष नेतृत्व को अपना दे देना चाहिए कि हो सकता है कि हनुमान जी आकर के वहां पर नाचने लगे, तो हो सकता है कि राम जी खुदा आकर के और अपना समझे हो कि ये सब चोर चाई लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अपना धन संपदा उठा करके कहीं सुरक्षित कर दो, तो अपना राम जी खुद अपना सब उठा करके ले गए हो और कहीं अपना सुरक्षित करवा लिए हो। अब वो अगर राम जी से पूछा जाए तो बता देंगे चीजों को। ये राम जी का तो चरित्र जो है हमको जीना सिखाता है। वो तो मर्यादा में थे, उन्होंने तो राज छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, तो वो कैसे ले जाएंगे? वो तो हमें सिखाते हैं, जीवन सिखाते हैं, दान करना सिखाते हैं, त्याग की भावना सिखाते हैं। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये इतना अवश्य है कि योगी जी को इसमें सर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम सभी उनको मानते हैं और उनसे सीख लेते हैं, और समाज में हम यही चाहते हैं कि इसी तरह की व्यवस्था बने रहे। और अच्छा, आप एक चीज सोचिएगा, क्या प्रभु राम अगर आज होते, या हो सकता है प्रभु राम धरती पर आए, तो धरती पे आए तो इंसान रूप में आए। हम ये मानते हैं कि प्रभु राम हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी में धरती पर आ गए हों, ठीक, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि प्रभु राम अगर डरे होते तो रावण का वध करते क्या? बड़ा प्रतापी था वो, वध किया ना। तो आज के समय में हम प्रभु राम के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मानते हैं कि मान लीजिए साहब, अब वो फिर शर्मा जी ने काम कर दिया, फिर शर्मा जी ने काम कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि शर्मा जी चले गए, वो हमारे मित्र उमाशंकर दुबे जी चले गए, बिजली चली गई। सर मुझे भी जाना होगा, इजाजत चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सलोनी जी। आनंद जी, अभी एक दर्शक ने लिखा है कि एसआईटी जो है लखनऊ में जो बनी थी अग्निकांड की, इसकी रिपोर्ट 7 दिन में आनी थी, 10 दिन से ऊपर हो गया है, 10 दिन से ऊपर हो गया। योगी सरकार बस ऐसे राजकाज चलता है। जब मामला गर्म हुआ तो उसमें हल्का सा पानी डाल के ठंडा कर दो, फिर अपना ठीक है, फिर चलेगा, फिर जनता भूल जाएगी, बात खत्म, आएगा पार भेल। अब हमको लगता है बनारस वाले में भी एक एसआईटी बन जाएगी, वो थल लावाचेगा तो बिल्कुल 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 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, और उसका रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। जबकि देखिए, इससे गंभीर मामला तो और कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, हमारा उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र का एक विधायक का मंत्री, उसके विभाग का मामला, उनके पार्टी का पदाधिकारी, तो यह तो पूरा का पूरा सामने दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी तो ये सारे लोग लपट करके कहीं ना कहीं से मोदी जी को, योगी जी को बेइज्जत करने पर लगे हुए। इसका मतलब ये है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े। हमारी कोशिश रहती है कि दिन में 12 बजे हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ दर्शकों को अपडेट दें। तिवारी जी का बहुत सहयोग रहता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सलोनी जी भी जुड़े, पत्रकार साथी उमाशंकर दुबे भी जुड़े, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।